एवरीवन, कॉफी विद समा में मैं हूं बुशरा खान और मैं हूं नईम हनीफ और हम आए फिर से कॉफी विद समा पे अपने खास मेहमानों को आपसे मिलवाने। तो चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें। आज आपको बताते चलें कि आज क्लासिकल मौसीकी से वाबस्ता, शाम 84 घराने से ताल्लुक, मुगल एम्परर अकबर बादशाह के ज़माने से उनके ख़ानदान का नाम और शोहरत है। मैं बात कर रही हूँ उस्ताद सलामत अली खान के साहबजादे और पोते की। क्यों नईम साहब? जी बिल्कुल, ये मेरे लिए बहुत ही बड़े एजाज़ की बात है कि आज मैं इन दो शाम 84 घराने के फर्जंदों को होस्ट कर रहा हूँ। और ये हिस्ट्री है हज़ारों साल क्लासिकी मौसीकी की, जो पूरी दुनिया में म्यूज़िक हुआ, और उसमें 500 साल से ज़्यादा की तारीख़ इस घराने की है जिसे शाम 84 कहा जाता है। और ये फर्जंदाने शाम 84 हैं, ये फर्जंदाने दुनिया क्लासिकी मौसीकी हैं। मेरी मुराद है उस्ताद शफकत अली खान से। वेलकम टू द शो सर। जनाब, थैंक यू वेरी मच। और उनके साहबजादे, ये मौसीकी का सफर नस्ल दर नस्ल जो सिलसिला समा ने शुरू कर रखा है, अब ये कॉफी विद समा तक पहुंच चुका है। और आज भी हमने जो है उनके साहबजादे को बुलाया। उस्ताद शफकत अली खान के साहबजादे हैं, उस्ताद सलामत अली खान के पोते हैं, उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू के नवासे हैं। मेरी मुराद नादर अली खान से। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सो मच सर। कॉफी विद समा। थैंक यू जी सर। खान साहब, बड़ा अच्छा लग रहा है आपको जो है वो समा स्टूडियोज में देख के। तो क्या चल रहा है? वो लेगेसी जो है वो कई सौ साल की, जो मियाँ चांद खान सूरज खान से शुरू हुई, जो खिताब उन्हें गलबन मुझे बुशरा बता रही थी, वो बादशाह क्या नाम है उनका? मुगल एम्परर बादशाह अकबर बादशाह। अकबर बादशाह। अच्छा, आप तो इस तरह कह रही हैं कि आपकी कोई उनकी अजीजदारी थी। नहीं जी, वो तो उनके जमाने से इनकी बादशाह सलामत को कहने से पहले कहते हैं जमाने से होशियार। अच्छा जी, तो ये जो एक लेगेसी है, ये कितना बड़ा जिम्मेदारी होती है, कितना बड़ा प्रेशर होता है और कितनी कुर्बानी देनी पड़ती है उसको निभाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, ये इतना बड़ा बोझ है जिसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता, नज़र भी नहीं आता और होता भी है। हमारा घराना शाम 84 से एक छोटा सा टाउन है डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर में, ईस्ट पंजाब इंडिया में। राजा शाम के नाम पे था। ये पुरानी बातें हैं। फिर हमारे बुज़ुर्ग मियाँ चांद खान सूरज खान भाई थे, ये एम्परर अकबर के कोर्ट म्यूजिशियन भी थे। हिस्ट्री में थोड़ी शाम 84 घराने के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं और इनका इतना बड़ा एक नाम था। चांद खान सूरज खान को अकबर आज़म ने नाम दिया था। धुरपद की गायकी गाते थे ये लोग। एक ने सुबह के राग गा दिए, एक ने पूरे रात के राग गा दिए। तो इस तरह फिर अकबर आज़म ने उनको, और ये गालिबन टाइम भी मियाँ तानसेन जी के दौर का है। वहाँ से हमारा घराना चला, जो फिर उस्ताद नज़ाकत अली खान, सलामत अली खान सब तक आ गया, मेरे वालिद साहब, फिर हम तक भी आ गया। तो वो इतनी बड़ी एक ज़िम्मेदारी है कि इस घराने में जो भी हुआ है वो माशाल्लाह अपनी मिसाल आप था। फिर उस लेगेसी को लेके चलना, फिर उसमें नाम बनाना वाज वेरी डिफ़िकल्ट। कुर्बानी बहुत दी, बहुत कुछ छोड़ा, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है, फिर जाके ऐसी मंजिल मिलती है। आपने ठीक फरमाया। और अब जो एक सिलसिला है, आप समझते हैं कि आपने जो संभाला, आपके कांधों पे जब जिम्मेदारी आई, आपने सबसे पहले तो, और आज तो यहाँ पे एक आवाज़ सुनने को मिलती, चलो चलो अमेरिका चलो, हर बंदा अमेरिका जाना चाहता है, और आप अमेरिका छोड़ के वापस आ गए। मैं बताते चलूँ नाजरीन के उस्ताद शफकत अली खान जो हैं वो बर्कले यूनिवर्सिटी अमेरिका में विजिटिंग प्रोफेसर रहे मौसीकी के। कई साल जो हैं इन्होंने अमेरिका में गुजारे, मगर अपने वालिद लेजेंडरी उस्ताद सलामत अली खान जो वक्त के तानसेन कहलाए, उनकी वफात के बाद अचानक से शफकत अली खान ने अमेरिका वापस जाने की बजाय पाकिस्तान रहने को तरजीह दी और इस मुल्क में क्लासिकी मौसीकी के फ़रोग़ के लिए काम शुरू किया, ये बेड़ा उठाया। मैं बात करूँ शाम 84 घराना, पटियाला घराना, तलवंडी घराना, ग्वालियर घराना, कसूर घराना, ये तमाम घरानों को लीड करता हुआ अगर हमें कोई नजर आया तो वो ये शख्सियत उस्ताद शफकत अली खान हमारे साथ। मेहरबानी हुजूर, बड़ी असल में अच्छी बात आपने की। मेरे लिए सारे घराने बड़े मुतबरक हैं और मैं सबको अपने ही समझता हूँ। एक आदमी निकलता है, जब मैं, आपने अच्छी बात की, आप भी उस तहरीक का हिस्सा है माशाल्लाह, आपने बड़ी हिम्मत दी, हमारे और भी बाकी सब दोस्त। तो जब मैं सलामत अली खान से बड़े अलील थे, मैं आया तो उन्होंने कहा शफकत तुमसे कुछ मांगूँ। एट दैट टाइम आई वाज इन बर्कली यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के डिपार्टमेंट है, सेंटर फॉर न्यू म्यूज़िक ऑडियो एंड टेक्नोलॉजीज़। मिस्टर डेविड वेसल के साथ मैं काम कर रहा था और अच्छा वक्त गुजर रहा था। लेकिन खान साहब ने कहा कि तुम छोड़ सकते हो तो अमेरिका छोड़ दो। उनको लग नहीं रहा था कि ये ऐसा करेगा।
मैंने उनकी बात मानी। फिर यहाँ एक शामशाह जी म्यूज़िक सर्कल के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, शामशाह जी म्यूज़िक फेस्टिवल शुरू किया जिसमें सब घरानों को साथ लेके चला। तो इस तरह ये कामयाबी करते करते आज हम यादें सलामत करते हैं जो 3-4 साल से। पाकिस्तान में ये कदम उठाना बड़ा ज़रूरी था। जब मैं पाकिस्तान में आया उस वक्त मौसीकी का हाल ये हो चुका था कि यहाँ सब कुछ मौजूद था लेकिन कदर नहीं थी क्लासिकल म्यूज़िक की, गज़ल गीत की। बड़ा मैंने काम किया उसमें। आप भी उस तहरीक का ऐसा, मीडिया ने बड़ा साथ दिया, दोस्तों ने बड़ा साथ दिया। तो आज देखिए अलहमरा में क्लासिकल म्यूज़िक के लिए खड़े होने की जगह नहीं होती। तो ये मैंने सारी नामाइंदगी माशाल्लाह क्लासिकल की है, उनका एक वर्कर बन के। तो तलवंडी घराना हो या पटियाला हो या शाम चुरासी हो या ग्वालियर, जो एक गायक होता है वो सबको रिप्रेजेंट करता है। तो मैं इन चीज़ों को भी नहीं अब मानता। घराना सिर्फ मौसीकी है, मौसीकी का ही होता है और ये सारे आपस में भाई हैं। और बाकी जैसे कहते हैं ना कोई लोगो लगा होता है वैसे घरानों का नाम यूज़ होना चाहिए। लेकिन सब अच्छा काम कर रहे हैं घरानों में, लेकिन मेरी ड्यूटी थी क्लासिकल म्यूज़िक के लिए काम करने के लिए। मौसीकी तो है कि वही मालकों सारे घरानों में गाई जाती है, लेकिन अपना अपना अंदाज होता है। कोई तैयार है, कोई लयकार है, कोई सिर्फ सुर में पेश करता है। ये टेक्निकल चीज़ें जिसको आगे डिस्कस करते हैं। तो वो मेरा एक फ़र्ज़ था। अमेरिका से ज़्यादा ज़रूरी था पाकिस्तान में रहना और अपने मुल्क को सर्व करना। वो तो मैं अभी भी जाता हूँ, जाते ही रहता हूँ, लेकिन ये काम करके जो दिल को सुकून मिला है, जो सुख मिला है, ये जो सुख की दौलत मिली है, वो इतना बड़ा बैलेंस उसका मिल गया, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है वो सुख जो ये काम करने के बाद मिला। रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को और अब पाकिस्तान में सर्व करे, इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है। आज नईम साहब हमारे साथ उस्ताद शफकत अली खान साहब के बेटे भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू कॉफ़ी विद समा। तारुफ तो हम करवा चुके हैं, लेकिन नादर अली खान जो है ना, मैं समझता हूँ कि जो गुफ्तगू है वो तो उस्ताद शफकत अली खान के होते हैं, ना आप कर सकते ना मैं कर सकता। ऐसे ही वो जो एक इस्लाही पहलू हैं और एक जो इनकी दूर अंदेशी है कि इनको पता था उस वक्त कि इनकी ज़रूरत है पाकिस्तान की क्लासिकी मौसीकी, और वो रुके। और बेशक उसमें एक हमारी ज़िद ख्वाहिश और वो भी शामिल थी, तो हमने रिक्वेस्ट की बाज़ाब्ता उस वक्त खान साहब से, सच बिल्कुल सच। और ये रुके। और उसके समरात ये हैं कि आज प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की कैटेगरी जिंदा हुई। बिल्कुल घरानों में आज प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना शुरू हुआ। उस्ताद शफकत अली खान को मिला, इससे पहले उस्ताद सलामत अली खान को ट्वाइस प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिले माशाल्लाह। सही। मैं चाहूँगा कि नाजरीन आपकी गुफ्तगू से ज़्यादा आपके गाने से समझें कि लेगेसी को आप कैसे निभा रहे हैं। तो आप, मेरा ख्याल है कि किसी अच्छी एक स्थायंत्र से शुरू करें, फिर हम आपसे बातें करेंगे। बिल्कुल ठीक बात। प्लीज़ बिल्कुल एमन का ज़रा स्थायंत्र सुनाओ। राग एमन कल्याण में एक बंदिश सुनाता हूँ। ये तुम माइक ले लें। फास्ट लैब में इजाज़त खान साहब की भी चाहूँगा बैठे हैं और आपकी भी। आले नबी औलाद अली पर, आले नबी औलाद अली पर वारे वारे जाऊं। आले नबी औलाद अली पर दो जग में रखियो लाज मोरी, ज़हरा के दिल बंद हसन हुसैन पे वारे वारे जाऊं। आले नबी औलाद अली पर, आले नबी आले नबी औलाद अली पर। क्या कहने। अमेजिंग so much. बेहतरीन। वाह। जब बात करते हैं आपकी लेगेसी की, उनके बाद आपकी एक जनरेशन आती है
जिन्होंने आगे इसको कंटिन्यू करना है। अभी जब इनसे बात हो रही थी तो ये बता रहे थे नईम साहब को कि एक बोझ भी लगता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन मुझे लगता है अब उससे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी आपके लिए, तो आप कैसा महसूस करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत बड़ा बर्डन है हमारे पर तो कुछ, क्योंकि उस्ताद सलामत अली खान साहब था, उस्ताद शफकत अली खान साहब था, वालिद साहब है मेरे, तो ये हमारे लिए तो बोझ की बात। हम तो बस कोशिश कर रहे हैं इनको देखने की, जो कि रियलिटी है हमारे घराने के क्लासिकल को। तो यही कोशिश है हमारी भी कि हम भी सच को अपना सके। झूठ तो बहुत सारे लोग अपना रहे हैं, लेकिन हमारी यही कोशिश है कि सच्चाई का रास्ता अपनाएं, जो कि बेस क्लासिकल है। लेकिन लेगेसी बड़े एजाज़ की बात होती है, बहुत जो जिम्मेदारी तो अपनी जगह, लेकिन एजाज़ होता है और वो आपको एक जो प्राइड मिलता है ना, जी बिल्कुल, वो कंटिन्यू रहता है साथ साथ। एक पैदाइशी तमगा है। बिल्कुल एग्जैक्टली। वाह, बहुत खूब नईम साहब, क्या अच्छी बात की। हाँ साहब, जो है ना वो ये बड़ी गनीमत की घड़ियाँ होती हैं कि जब आप जैसी शख्सियत जो है वो सामने हो। तो मैं चाहता हूँ कि अभी हमने इंडिया भी चलना है जी, और हमने जो पूरा वर्ल्ड जो है इंडिया की सैर भी करेंगे, वो भी आपने हमें शेयर करना है। तो आप भी किसी एक अस्थाई अंतरे से जी बिल्कुल। काइंडली मैं आपको ख्वाजा गुलाम फरीद साहब का एक कलाम सुनाता हूँ। ये काफ़ी बड़ी रेयर है, इसको बहुत कम लोगों ने गाया है। गालिबन उस्ताद सलामत अली खान और उस्ताद आशिक अली खान साहब अफगानिस्तान के एक बहुत बड़े गायक थे, उस्ताद सारंग साहब, उन्होंने गाया। हर वेले तांगा यार दिया ते मैं बैठी कागुडारा फाला पावा ते कासद वेजा ते मैं दी गई हाल बीमारा सोने यार मनो हुण जीवन कूड़े ते मेरे अंदर दर्द हजारा यार फरीद हुण इवें रोवा जिवें बिजड़ी गूंज कदारा रोंदिया उम्र गुजारी यार दी खबर ना काई रोंदिया उम्र गुजारी ओ सोने यार दी खबर ना काई रोंदिया खबर ना काई रोंदिया उम्र गुजारी यार दी खबर ईद मुबारक किस नू कहिए ते साडे साजन फिर दे रुसे उम्र गुजारी यार दी खबर ना गाए रोंदिया उम्र गुजारी यार दी खबर ना क्या बात है, वाह वाह, ये है उस्ताद शफकत अली, क्या बात है। पूछना बहुत मजा आया सुनकर, समा बन गया कॉफी विद समा में। हाँ, कॉफी विद समा में। अच्छा खान साहब, जब भी हम फनून लतीफ़ा की बात करते हैं तो इंडिया जो है वो एक प्रायोरिटी नज़र आता है, यहाँ के हर एक्टर की, डायरेक्टर की, म्यूज़िक डायरेक्टर की, सिंगर की। तो आपने तो उस वक्त में इंडिया जो है आपका आना जाना रहा जब उस्ताद सलामत अली खान, नज़ाकत अली खान वहाँ पे परफॉर्म करते थे। तो एक बुशरा के पास सवाल है, लेकिन मुझे थोड़ा सा, चूँकि इस चीज़ को किसी दौर में आपने माइंड भी कर लिया था, तो मैं उसको बड़ा पॉजिटिवली लेना चाहता हूँ। सवाल तो बुशरा आप ही कर लें, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करके फिर जवाब ले लेते हैं। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं जानना चाहूँगी, लग जा गले, लता जी ने जो गाना गाया,
कहते हैं कि उन्होंने वो गाना जो था डेडिकेट किया था आपके फादर को। क्या इसमें क्या हकीकत है इसमें? अच्छा, इसमें थोड़ा सा आपकी जो है ना वो मिजाज को समझते हुए मैं थोड़ा सा बल्कि बता लता देता जी हूं। गाना डेडिकेट करिए तो एजाज की बात नहीं होगी पाकिस्तानियों के लिए। नहीं, मैं थोड़ा सा आगे चला जाता हूँ। आपने बड़ी मासूमियत में ये सवाल कर लिया। सवाल ये है कि जो शायद मैंने लता जी की एक ट्रांसमिशन जो हुई उनकी डेथ पे, तो मैं समा टीवी पे ये बात की थी कि मेरी ये इन्फॉर्मेशन है कि लता जी पाकिस्तान की बहू बनना चाहती थी और वो खान साहब को पसंद करती थी, आपके फादर उस्ताद सलामत अली खान को। तो और खान साहब जब जाते थे वहाँ तो ये मुमकिन नहीं था कि वो जो घड़ियाँ और उनकी वहाँ पे कोई परफॉर्मेंस और उनकी कोई गैदरिंग सिटिंग जिसमें उनकी मौजूदगी ना हो जी। और आर्काइव में मैंने बहुत सी तस्वीरें देखी हैं कि खान साहब बैठे हैं और लता जी और आशा भोसले जो हैं वो बिल्कुल ज़मीन पे बैठी हैं और एक बॉडी लैंग्वेज उनकी बता रही है कि कितनी उनकी अकीदत मोहब्बत थी उनके साथ, उनकी गायकी के साथ। ज़रा इसको एक्सप्लेन कर दें आप ना। बहुत खूबसूरत बात आपने छेड़ी, इसका ज़रूरी था इस बात को करना। देखिए लता जी का एक तो वो जो सवाल किया कि लग जा गले, ऐसा कोई नहीं, ये कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं। अब तो क्योंकि मीडिया का दौर है, कुछ भी लोग कह देते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। वो एक फ़िल्म का गाना था, वो कौन थी, वो फिल्म की सिचुएशन पे था, ऐसा कोई नहीं। देखिए लता जी को मेरे वालिद साहब के गायकी से बहुत ज़्यादा लगाव था, इसी तरह सलामत अली खान साहब को उनकी गायकी का। ये वो लोग हैं जो एक ही दफ़ा दुनिया में आए, उन जैसा कोई है नहीं। इन लोगों की जो बाइंडिंग थी आपस में मौसीकी के ज़रिए थे, लेकिन उस चीज़ को गलत तरीके से बताया गया, ऐसा कुछ तासुर नहीं है। ये भी इससे आई थिंक इट्स अ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ, किसी को पसंद करना ये हर इंसान का हक है, लेकिन ऐसी बातें जो की जा रही हैं उनमें कोई इतनी बड़ी वो सदाकत सच्चाई नहीं है। लेकिन दो लोगों की, जैसे मर्द आपस में दोस्त होते, इसलिए ये दोस्त लोग थे, एक ग्रुप था जिसमें राज कपूर साहब जी सर फरिश्त, बड़ी खूबसूरत बात आपने छेड़ी। फिर गालबन शंकर जयकिशन जी और बड़े लोग, मुकेश साहब, राम नारायण साहब, बहुत बड़े सरंगी पंडित राम नारायण साहब, मदन मोहन साहब, उस्ताद सलामत अली खान, नज़ाकत अली खान साहब, लता जी के एक ग्रुप था। ये इकट्ठे, जैसे आपको याद होगा हम सब लोग इकट्ठे बैठते थे दोस्त। सलामत अली खान का गाना ऐसा जादुई था कि कोई भी उसका आशिक हो जाता था। लता जी उनका गाना सुनने जाती थी, वो उनके बस से बाहर था, जहाँ प्रोग्राम होता था, ज़्यादा आर के स्टूडियो में होते थे। तो वो फिर एक इंसान का लगाव तो होता है, बात को पेश करने का अंदाज गलत था, लेकिन किसी को चाहना या सोचना, वो दोनों लोग उस्ताद सलामत अली खान, लता जी अपनी, क्योंकि मैं तो उनके साथ, जितना मैं अपने वालिद साहब के साथ बैठा हूँ, मुझे इस बात का ज़्यादा इल्म होना चाहिए रादर देन द अदर पीपल आर मेकिंग स्टोरी। इसलिए आपसे ये सवाल बड़ा अच्छा, इसलिए आप का मैं आपका इसलिए फ़ैन हूँ कि आप सही टाइम पे सही बात करते हैं। तो जो ये लिखा कहा गया ये बिल्कुल गलत है। लता जी ने अपने मुल्क के लिए गाया, हिंदुस्तान के लिए। वो सलामत अली खान की बहुत बड़ी फ़ैन थी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। उनके खुद का कहना कि मैं 3 गवैयों को सुनती हूँ, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, उस्ताद अमीर खान दौर वाले, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, तो उस्ताद सलामत अली खान, नज़ाकत अली खान। मेरे वालिद साहब का गाना वो ज़रा ज़्यादा सुनती थी, और घर की तरह एक उनके जो बड़े भाई थे हृदयनाथ जी, ये सब लोग दोस्त लोग थे। तो आप नईम साहब, आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं, आप तो हमारे घर के साहब ही रहे। तो जब उस वक्त मीडिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि होती एक अखबार थी, चैनल कम थे, और जब एक चैनल हो या एक अखबार हो तो फिर सारी दुनिया पढ़ती थी। तब तो ये बात किसी ने लिखी नहीं ना हुई। लगाव को किसी और तरीके से आज के दौर में चंद लोगों ने अपनी दुकानदारी को चमकाने के लिए गलत बात की है। हाँ, अगर मोहब्बत प्यार की बात की जाए तो एज एन आर्ट ये सब लोग एक दूसरे के आशिक थे, ये सच है। हाँ, लता जी की ख्वाहिश थी पाकिस्तान आने की, ये सच है, ये उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी बात की। तो एक दौर में सलामत अली खान साहब इंडिया जाते थे, उन्होंने कहा था कि हम आपको बुलवाएंगे, तो वो नहीं हालात कुछ बन गए, वॉर्स हो गई, तो वो यहाँ नहीं आ पाई। तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये कहा भी, असल में लता जी का घर हमारा अपना घर है। राज कपूर साहब ने बड़ी मोहब्बत की नज़ाकत अली सलामत अली खान साहब से, लता जी वगैरह ने बड़ी इनकी रिस्पेक्ट की। वो रिस्पेक्ट का लेवल इतना बढ़ गया कि लोगों को कुछ और नज़र आना शुरू हो गया। बात ये है।
तो फिर जब वो लेवल ऐसा हो जाए तो फिर लोग ऐसी बातें कर जाते। वो अगर जिंदा होते लोग तो वो डिनाई ना शायद करते इन बातों को। आपने हकीकत रादर देन हम बात करें हमारे साथ। तो नईम साहब, और आप तो खुद खान साहब के पास बैठते थे, कोई ऐसी बात हुई भी नहीं। आप पॉडकास्ट में आपके कज़न उस्ताद रफ़ाकत अली खान से मेरी मुलाकात हुई, तो कह सकते हैं कि उन्होंने भी कुछ यही जो था कहा, क्लेम किया कि नहीं ऐसी बातें हैं। तो शायद इसी वजह से लोगों का परसेप्शन आ जाता है, क्योंकि जब कज़न अगर कह रहे हो कि नहीं इन बातों में कुछ सच्चाई है। देखिए, हर बंदे का अपना एक व्यू, उन्होंने भी अगर की होगी तो जैसे किसी से सुन लिया, लेकिन बात यह है कि इस बात को वो मौसीकी के एक दूसरे के आशिक थे वो लोग, थ्रू द म्यूजिक। ऐसी कोई बात नहीं थी कि क्योंकि लता जी हिंदुस्तान की बहुत बड़ी फिल्म का मतलब ही लता जी था उस वक्त। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि लता जी के जो म्यूजिक के डायरेक्टर्स थे समटाइम्स वो भी तंग आ जाते थे कि उस्ताद सलामत अली खान और नज़ाकत अली खान लता जी के घर जब ठहरते थे तो काफ़ी अच्छा टाइम जब स्पेंड हो रहा होता था, तो म्यूजिक डायरेक्टर्स जो थे। अच्छा, इस बात को मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूं। जी। जब आप तो साथ होते थे, अच्छा ये अपनी ऑब्जर्वेशन तो बताएं आप कि जब इतनी एक अटेंशन, इतनी तवज्जो और सारे काम छोड़ के लता मंगेशकर खास तौर पे और आशा भोसले जब तक खान साहब इंडिया रहते थे, उनकी कोशिश होती थी कि उनकी परफॉर्मेंसेस, उनकी कॉन्सर्ट, उनकी सिटिंग्स को वो ज्वाइन रखें। तो वहां के जो गवैये थे बड़े उस वक्त के, वहां के जो बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनमें कुछ जेलसी देखी आपने? इस बात को तो एक्सप्लेन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सभी लोग सलामत अली खान से मोहब्बत करते थे। जैसे मैंने स्टार्ट में जिक्र किया, ये ग्रुप था, वो गाना सुनने की हद तक जाते थे, सब लोग इकट्ठे ही होते थे। और ये ऐसी बातें बना ली खाना बना के भी देती थी कभी-कभी। वो खाना तो जब किसी मेहमान के घर, किसी के घर मेहमान हो वो तो बनना ही है। It's not a big अपने deal। हाथों से बनाती थी, तो वो कुकिंग तो चलती है। लेकिन ये बात मैंने सलामत अली खान से भी पूछी थी, ऐसा कुछ नहीं था कि खान साहब से पूछ के। अब उनकी अपनी मसरूफियात थी, वो टाइम कुछ ऐसा हो गया कि आप फॉर एग्जांपल मैं नईम साहब की तरफ गया हूँ तो मेरा कोई काम है, तो उन्होंने कहा नईम साहब के फ़ोन पे फ़ोन आ गया कि जी क्या शफकत साहब यहाँ अवेलेबल हैं फॉर एग्जांपल। तो अगर वो हैं तो ये इस तरह की बातें। लेकिन लोगों ने, बड़े लोग थे, बड़े लोगों की बातों के रंग डिफरेंट हो जाते हैं। हुआ कुछ यूं कि जब आपने गाया अगर मुझसे मोहब्बत है, तो तब जो है ना एक म्यूजिक वर्ल्ड के जो वो है ना जी मेरे जैसे जाहिल सनवैये, तो उन्होंने चीज़ें जोड़ ली यार शफकत अली खान जो है, उस्ताद शफकत अली खान वो लता को किस तरह गा रहे हैं और वो मिलियंस में जा रहे हैं। और ये वो वाले मिलियंस नहीं थे कि जितना कोई नालायक है उतनी उसके लाइक्स हैं, ये असली वाले मिलियंस थे। तो अच्छा वो भी जरा सुनाएं थोड़ा सा हमें, अगर मुझसे मोहब्बत है। मैं लता जी का पर्सनली फैन और मानने वालों में से हूँ। इसमें उस्ताद सलामत अली खान का कोई हाथ नहीं या लता जी का कोई हाथ नहीं। कोई भी शख्स लता जी को, मेहदी हसन साहब को यूँ कह ले कि मैं बेसिकली क्लासिकल आर्टिस्ट हूँ। आज बड़ा खूबसूरत इंटरव्यू हो रहा है नईम साहब के साथ और बुशरा के साथ। बुशरा जी आप भी मोस्ट वेलकम, अल्लाह आपको और इससे भी ज़्यादा अच्छी तरक्कियाँ दे। और हाइट वो तो ऑलरेडी है। तो मुझे जब आँख खुली तो मैंने लाइट म्यूज़िक में ज़्यादातर मेहदी हसन साहब को सुना, लता जी को और नूरजहां साहिबा को। तीन लोग मेरे फेवरेट हैं, सलामत अली खान, नज़ाकत अली खान के बाद। मैंने अपनी मर्ज़ी से लता जी को गाया और उनके जो गाने, मुश्किल गाने, उनको मैं हाथ डालता हूँ। जैसे एक और गाना बड़ा वायरल हुआ, आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, तो मुझे ये गाना अच्छा लगा, मैंने ऐसे गा दिया ये, तो वहाँ से ये वायरल हो गया। हमें भी गा के सुनाइएगा अभी। जी मैं बिल्कुल गा दूंगा। तो मुझे बचपन से लता जी के गायकी से लगाओ, क्योंकि लता जी बजाते खुद एक बहुत बड़ी गायिका है। वो सिर्फ एक फिल्म सिंगर नहीं, वो एक पूरी क्लासिकल गवैया है। और एक आपको शायद एक इल्म नहीं है, यूट्यूब पे लता जी और उस्ताद सलामत अली खान का ड्यूट सिंगिंग भी पड़ी है। वो एक फ़िल्म बन रही थी, वो बन नहीं पाई, मुझे डायरेक्टर का नाम भूल गया उनका जो इसको बना रहे थे। तो वो बीच में 65 की वॉर हो गई तो ये रुक गए काम। तो उसमें राग मारवा, राग अडाना, कानड़ा, राग एमन, सलामत अली खान सब उनको तालीम दे रहे हैं। आप यूट्यूब पे जाएंगे तो करेंगे निकला है। तो काफ़ी काम हो रहा था इन चीज़ों पे। तो मैं लता जी को पर्सनली जब मुझे होश आया तो सुना, और मैं फिर नूरजहां साहिबा को, लता जी को, ये यूनिवर्सिटियाँ, ये इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको बड़े अदब और प्यार से डिस्कस करना चाहिए। मेहदी हसन साहब ये बड़े लोग हैं। हर तरह के अदब और एहतराम और प्यार और मौसीकी की जो ज़ुबान है, मोहब्बत, उससे बालातर होकर ना एक बात तलख हकीकत है खान साहब, आपकी मौजूदगी में ना
वो मैं मुनाफिकत से काम नहीं लेना चाहता। हमारी एक रवायती रिवाइवरी भी है इंडिया के साथ मुख्तलिफ शोबों में। क्रिकेट ले लें, रोहित शर्मा और विराट कोहली का मुकाबला तो हमारे क्रिकेटर्स ने करना है ना। आप फिल्म ले लें, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान का मुकाबला हमारे यहाँ के एक्टर्स ने करना, हीरोज ने करना, जो कि नहीं कर सके। कैटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय को या माधुरी दीक्षित को कंपीट जो है हमारी एक्ट्रेसेस ने करना, जो नहीं कर सके। तो हेड्स ऑफ टू यू एंड शाम चौरासी घराना कि उस्ताद सलामत अली खान ने और शफकत अली खान ने मौसीकी में जो है ना पूरा मुकाबला किया, पूरी टक्कर दी और मनवाया। लता मंगेशकर से भी मनवाया और नौशाद साहब से भी मनवाया, आपने आशा भोसले से भी मनवाया और वहां के म्यूजिक वर्ल्ड से भी मनवाया। बिल्कुल, ये बड़े लोग हैं, ये वजह डिस्कशन करने की बड़ी नहीं सही जरूरी बात है। ठीक है, हम मानते हैं कितने शोबों में जो है हम मुकाबला नहीं कर पा रहे आज भी, मगर अगर क्लासिकी मौसीकी में हमने मुकाबला किया है तो उसका जो है वो एजाज है और सेरा है शाम चौरासी घराने के सर। तो हम आगे बढ़ेंगे, आपका जो इंडिया में आपने म्यूजिक कंपोज किया उसकी तरफ चलेंगे, लेकिन लता जी की कुछ चीज हमें सुना दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं प्लीज। मैं जी लता जी को ट्रिब्यूट कर रहा हूँ, मैं उनका फैन भी हूँ और उन्हीं के लिए ये गाना। अगर मुझसे मोहब्बत है मुझे सब अपने गम दे दो, इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरे सनम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है शरीक जिंदगी को क्यों शरीक हम नहीं करते, दुखों को बांट कर क्यों दुखों को कम नहीं करते, तड़प इस दिल की थोड़ी सी मुझे मेरे सनम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत क्या बात, ये है उस्ताद शफकत अली, कमाल मिल गया हमें, कमाल है जी। नाज़र साहब, मेरा ख्याल है कि 4-5 साल की उम्र में उस्ताद शफकत अली खान ने जो है वो सुर जो है ना उनसे वो एक चैलेंज ले लिया था और गाना शुरू कर दिया था और अपने आप को मनवा लिया था। और उस्ताद सलामत अली खान के साथ जब ट्रैवल शुरू किया, और उस्ताद शराफत अली खान का मैं जिक्र ज़रूर करूँगा क्योंकि जो जोड़ी का गाना है वो जो हमने देखा, तो उस्ताद सलामत अली खान, नज़ाकत अली खान के बाद उस्ताद शराफत अली खान, उस्ताद शफकत अली खान का गाना हमने देखा। वैसे ही है और हमने इनको मुसलसल 6-7 घंटे की परफॉर्मेंस करते भी देखा और सुबह के 4 बजे अलहमरा हॉल में मौसीकार मास्टर मंजूर ने इनका गाना बंद करवाया। बिल्कुल बिल्कुल, हमने ये भी देखा, हम सुन चुके हैं। ऐसे घराने में जब आंख बंदा खोलता है तो ये गाना जो आपका है इस वक्त, वो आपके खून में जो गाना वो है या उस्ताद शफकत अली खान ने आपको टीच किया? कैसे टीचर हैं? सख्त टीचर हैं, सख्ती भी करते हैं, डांट पड़ती है, कभी डांट पड़ी, कभी कोई और शायद भी चुप के कभी मारती, तो ये जरा बताएं हमें। डांट वाले का पहले मैं जवाब मतलब कभी सुर ना लग रहा हो, डांट वाले का पहले मैं जवाब। हाँ, सब ने हमें हमेशा फ्रेंडली टीच किया एक दूसरे के साथ। हमारे बहुत कम दोस्त हैं, हम खुद ही दोस्त हैं खान साहब के साथ, मैं और फैजान भाई। हम बाहर नहीं गए, कोई गैदरिंग्स नहीं अपनाई, इकट्ठे टाइम स्पेंड करते हैं। जैसे कि हमारी हॉबीज है मूवीज वगैरह, ये चीजें हम इकट्ठे स्पेंड करते हैं। यानी तो खान साहब भी हमारे यूनिवर्सिटी नाल ही रखी, तुसी चल दी बस फ्रेंड्स बाहर नहीं है। तो और मौसीकी के हवाले से बात करूंगा मैम, वो तो इनके सर से रह जाता है, ज़ाहिरी बात है। जो इन्होंने बताया, 7 साल की उम्र में इन्होंने मेरी परवरिश शुरू की म्यूज़िक की, अच्छा मैंने सीखा और अभी तक सीख ही रहे हैं। जाहिर है, तो आज जो भी है इनका ही है, बेशक जो कुछ भी हम उस्ताद, ये मानना। उस्ताद शफकत अली खान की कौन सी जो है वो गायकी आपको ज़्यादा पसंद है? वो तो क्लासिकल भी गाते हैं, नीम क्लासिकल भी गाते हैं, गज़ल भी गाते हैं, गीत भी गाते हैं। कौन सी सिंफ जो है वो ज़्यादा आपको ये मुझे हर चीज़ में पसंद है। मेरे तो आइडियल ही हुए ना, उस्ताद आइडियल ही होता है। आपके नज़दीक कौन सा जॉनरा ज़्यादा आपको पसंद है?
हाँ, सबके अंदाज में। उन्होंने तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक को अपनाया है और उसमें काम कर रहे हैं। वैसे तो क्लासिकल में तो ये है ही एक माशाल्लाह, आप भी कुछ सुना दें, गा दें। और गजल गीत में स्पेशली ये मेरे फेवरेट है, जब मेहंदी साहब की कोई गजल गाएं। तो अभी नेक्स्ट आप क्या सुना रहे हैं? उस्ताद सलामत अली खान सुना रहे हैं हमें? मैं अभी आपको एक ठुमरी सुनाना चाहूँगा। ठुमरी सुनाएंगे बिल्कुल, प्लीज, जो कि मेरे दादा की कंपोजिशन है, उस्ताद सलामत अली खान साहब की। नियाओ सैयों रल देव वदाई, नियाओ सैयों रल देव वदाई, मैं वर पाया, मैं वर पाया रांझा माही, नियाओ सैयों रल दे वदाई, नियाओ सैयों। अजदारोज मुबारक जड़िया, अजदारोज मुबारक चढ़िया, और रांझा साडे वेड़े वड़िया, हथ खुंडी मोडे कंबल दरिया, हथ खुंडी मोडे कंबल दरिया, चाका वाली शक्ल बनाई, नियो सैयों रल देव बधाई। क्या कहने हैं? लाइव परफॉर्मेंसेस मिल गई आज हमें, बहुत शुक्रिया, बेहतरीन। जब बात करते हैं आपसे, तो 4 साल की उम्र में आपने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी और 7 साल की उम्र में 1979 में आपने अपनी पहली डेब्यूट पब्लिक परफॉर्मेंस दी, तब कैसा महसूस हुआ? जी कमाल था वो, मुझे आज भी याद है। पंजाब आर्ट कौंसल की बिल्डिंग हुआ करती थी जो अब प्लाजा सनमा के सामने, इस वक्त पंजाब आर्ट कौंसल की बिल्डिंग थी। यहाँ पे फेस्टिवल हुआ, मैंने फर्स्ट टाइम परफॉर्मेंस की और मेरा खुशकिस्मती के तबले पे उस्ताद मियाँ शौकत हुसैन खान साहब बैठे, सरंगी पे उस्ताद नाज़म अली खान साहब। मुझे राग भी याद है, मैंने राग अडाना की बंदिश गाई, अडाना कानड़ा, और राग बसंत, छोटी छोटी बंदिशें 5 मात्रे में, एक ताल। तो तभी उस वक्त ऑडियंस में आप इमेजिन नहीं कर सकते कौन कौन लोग बैठे हुए थे, सब लोग जिंदा। उस्ताद मांडो खान साहब बैठे थे, उस्ताद शरीफ खां पुंछ वाले, गालिबन उस्ताद गुलाम हसन शगन साहब, उस्ताद नज़ाकत अली खान साहब, ये उस वक्त आए थे दुबई से। तो जितने भी यू नेम एवरीवन वाज देयर। घराने बैठे थे, घराने सारे। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ जी, कि मैं साल से देख रहा हूँ कि गवैया जो है, सिंगर नहीं, गवैया जो है वो घरानों से ही प्रोड्यूस हो रहा है, घरानों से निकल रहा है। आउट ऑफ घरानाज गवैया क्यों नहीं आता? आम फैमिली जो है वो इस म्यूजिक की, इस सिन्फ की तरफ, क्लासिक की मौसीकी की तरफ क्यों नहीं आती? और शॉर्टली अगर आप इसको भी ब्रीफ कर दें, ये जो लफ्ज मिरासी है, ये जो है एक इसको एक बैड फॉर्म में क्यों जो है वो पुकारा और लिया जाता है, जरा इसको एक्सप्लेन करें। ये आपके 3 सवाल बहुत अच्छे जो है ना आज लोगों की। आप मैं ये बात ख़त्म करूं तो उधर ही लोगों ने अप्रिशिएट किया कि इस बच्चे में टैलेंट है, दुआ लग गई, बस काम शुरू कर दिया। आपका पहला सवाल कि ये घरानों से क्यों आता है, घराना से इसलिए आता है कि घराने के लोगों को नो मैटर व्हाट, अंग्रेज़ में एक वर्ड है, नो मैटर व्हाट दे हैव टू डू इट, वट एवर द केस इज, वेदर यू आर हंग्री और एंग्री यू हैव टू डू इट। नॉन घरानों में इन लोगों में ये स्पिरिट नहीं होती, वो उनका टारगेट होता है कि मैं मशहूर कब हो जाऊंगा। उनका ये मशहूरी के लिए नहीं, ये एक आर्ट है, इसमें मेहनत लगती है। तो एक ये बड़ा फ़र्क है, नॉन घराने से निकलना, फिर इसलिए निकल आते हैं
सख्ती से भी निकल आते हैं, सख्तियाँ भी करनी पड़ती कि आपको ये अपनाना ही है इस लगत, और इसलिए बाहर के लोग इतना इसको नहीं कर पाते, लेकिन कुछ टैलेंटेड लोग बाहर के घरानों से ऑटोमेटिकली होते हैं जो कि ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं। और लफ्ज़ मिरासी, लफ्ज़ मिरास विरासत से ये लफ्ज़ बहुत खूबसूरत आपने आज ये किस्सा छेड़ा है, इसको किसी ने भी इस पे बात नहीं की और एक ज़ात बना के रख दिया। बिल्कुल। अल्लाह के कुरान में भी लफ्ज़ मिरास आ रहा है, जिसके पास मिरास नहीं वो तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल। लफ्ज़ मिरास का मतलब कि कोई किसी का कोई काम नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र हो जाए, उसको मिरास कहते हैं। ये तो ज़ात थी नहीं, बस ये कौम है जो अरब से आई है, कुरैशी, अमीर कासा अमीर आसा की औलाद है ये, ठीक है, जिन्होंने नबूवत की मोहर चूमी, ऐसे लोग जिनके बारे में ये बात की जाती है। तो ये कुरैशी कौम फ़लसफ़े को समझती थी, लफ्ज़ को समझती थी, शजरा नसब को समझती थी, तो बड़े इंटेलेक्चुअल लोग थे। तो देखिए ना, मरासी, अमीर के मरासी किताबों में लिखा हुआ है, ये बड़ा रिस्पेक्ट का वर्ड था, और इसको लखनऊ में अमीर आलम कहते हैं। अमीर आलम, आलम का अमीर, क्योंकि इनके पास ख़जाना था इल्म का, लफ्ज़ों के इल्म का, शजरा नसब के इल्म का। फिर इन कौमों को बदनाम कर दिया गया, जिनसे ख़तरा होता था कि ये लोगों को बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो मैं सच ही बोलूँ, इसमें अंग्रेज़ों ने भी बहुत बड़ा काम किया, उसमें ज़्यादा इसको ख़राब किया गया। धूम, छोटे लोगों को गलों में ढोलक लटका के हारमोनी का कि दरवाज़ों पे मांगो बोलो हम मरासी हैं। तो मैं अगर नाम ले दूं कि असल में मरासी कौम एक ज़ात नहीं है, लेकिन वो इतने इतने बड़े लोग हैं, तो यहाँ एक रौला पे आ जाएगा, वो डर के छुपे हुए। नहीं छुपना चाहिए, ये डरे क्यों हुए? मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं मरासी हूँ, और अल्लाह सबको मरासी जल्दी करे। लेकिन आज ये लफ्ज़ पार्लियामेंट हो, कोई दुनिया में कोई जगह हो, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। वो समझते सिर्फ गाने वाले मरासी होता है, पता ही नहीं लोगों को मरासी होना कितनी इज्जत की बात है। तो मरासी इसलिए नहीं है तो उनको लोग अपनी तहजीब खो चुके हैं। आपने पार्लियामेंट की बात की, यानी कि अगर किसी का दादा एमएनए था, फिर बाप एमएनए रहा, और फिर बेटा पार्लियामेंटेरियन हो, तो ये सारे सियासी मरासी ये मरासी है। अच्छा, ओके ओके, विरासत से मरासी हो गए। ओके, ठीक है, वो जो लेगेसी कंटिन्यू हो रही है, वो कंटिन्यू। मिरास का मतलब ही है, चाहे वो लोहा कूटने वाला हो, चाहे वो साइकिल चलाता है, फेरी लगाता है, उसकी वो मिरास बन जाती है। हमारी मौसीकी मिरास है, एंड वी शुड बी प्राउड। हम जाते को बदलें। जैसे हमारे कुछ नॉन घरानों से लोग जो इस वक्त मशहूर हैं, अगर उनके बेटे भी आ जाएंगे इसमें, जैसे अली जफ़र साहब हैं, या आतिफ असलम साहब हैं, या वारिस बेग साहब हैं, या कोई भी, उनके बच्चे भी आ जाएंगे, तो वो मिरास होगी, उससे घबराएं ना। पहले सब ये समझ लें कि मिरासी कोई ज़ात है ही नहीं। आपका बेटा सहाफ़त में आएगा, वो मिरासी होगी। इसलिए सियासत के मिरासी हैं जितने ये घराने, वो मिरास वो है। बहुत खूबसूरत बात की। हर शोबे में एक मिरास है, कोई लॉयर है तो उसका, लेकिन सिर्फ गाने वालों को पकड़ लिया जो तहजीब सिखा। आपको पता है कि बहुत सदियों पहले तहजीब सिखाने के लिए रजवाड़े गवैयों के पास अपने बच्चे भेजते थे। उस वक्त ये काम नहीं थे, गंदगियाँ नहीं थी। कोई ठुमरी गाती थी, कोई औरत कोई गज़ल गाती थी, फिर गवैयों के घर में तुम्हारी औरतें तो नजर ही नहीं किसी को आती थी, इतने पर्दे होते थे। और उनको गायकी, नईम साहब को इस बात का इल्म है कि हमारे मुस्लिम घरानों में, हमारे घरानों में औरतों को इजाज़त नहीं है, वो कभी सामने भी ना वो गाती हैं, मर्द ही गाते हैं। तो तहजीब सिखाने के लिए मैम भेजा करते थे कि उर्दू कैसे बैठना उठना, ये दौर था। अब तो वो सबसे ज़्यादा आसान काम मौसीकी, जो नलायक रह जाता है वो सिंगर बन जाता है। तो मरासी कौम जिसको कौम बना दी गई, ये कोई ज़ात नहीं है। लफ्ज़ मिरास विरासत से है। इसको मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना चाह रहा था। तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जो इस लफ्ज़ को रख के, जब बड़े बड़े लोग जब इस लफ्ज़ को तंज कर रहे होते तो मुझे उस वक्त शर्म आ रही होती उनकी सोच पे। आज मैं बड़ा सख्त बोल रहा हूँ, मुझे रोकेगा नहीं प्लीज़। शर्म आ रही होती उनकी डिग्रियों पे कि ये तो कोई पढ़ा लिखा आदमी, ये भी मिरासी कह रहा है, इसको नहीं पता मिरासी कोई ज़ात है ही नहीं। और दूसरी बात, ज़ात तो हमारी उस हस्ती ने जिन पे हज़ारों जानें कुर्बान ख़त्म की थी, आप कैसे रख के बैठे हुए अभी तक? क्या बात। किसी काले को गोरे पे, अरबी को अजबी पे फोकियत हासिल नहीं होगी, तो ये कौन से फिर सारे मुसलमान हैं? मुझे ये भी बताएं। ज़ात को ही लेके अभी तक जाले, कब्रों पर भी वही लिखाया हुआ है। कब्र तो एक ऐसा मुकाम है, उसमें तो छोड़ दो, उस पर तो ना लिखवाओ मलक, अवान, टुआना, ख्वाजा, वहाँ तो सिर्फ इंसान है। और कैसी बात, कैसा सच्ची हकीकत है नईम साहब
कि मरते इंसान मैयत हो जाता है, अपनी वल्दियत भी खोल देता है और नाम भी खो देता है। ये नहीं कहेगा कि फलाना नाम ये लेटा हुआ, मैयत कब लेके जानी है, 1 सेकंड में मैयत हो जाता है इंसान। क्यों कहा ये है? तो ये जो इंटेलेक्चुअल लोग बने और मरासी लफ्ज़ का इस्तेमाल करके, और कुछ हमारे लोग स्टेज पे मीडिया में भी लोग मरासियों को बुरा भी कही जा रहे हैं, उनकी कमाई भी खाई जा रहे हैं। और माफ़ी चाहता हूँ, ये कोई भी मरासी नहीं, इनमें मरासी होने के लिए तो आपको बहुत एक स्ट्रॉन्ग लेगेसी लेनी पड़ती। ये तो मरासी है ही कोई नहीं, अनफॉर्चुनेटली। अल्लाह करे ये हो जाए। आपने जिंदगी की वो हकीकत तो पहलू भी दिखाया कि मरने के बाद तो जो मैयत हो जाता बन जाती है। तो ये जात को तो सरकार की बात नहीं मानी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बस एक लफ्ज रखा हुआ है, लड़ रहे हैं तो ये लफ्ज इस्तेमाल कर देंगे। या हमारे पंजाब में एक बड़ी प्रॉब्लम थी, नाम यूज करते थे, जो होता था उसको उसी नाम पे, मश्क पकड़ी तो माश की, जूता पकड़ा तो मोची, तेल नजर आ गए तो तेली। इसी में हमने इतने हजारों साल गवा दिए। लोग चांद पे पहुंच गए, उससे भी आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अभी मरासी अताई से नहीं निकले और डर रहे हैं, काम भी वही कर रहे हैं। फिर आजकल एक और ट्रेंड है मौसीकी के हवाले से, जब अरबपति हो जाते हैं फिर उसके बाद मीडिया पे आके कहते हैं जी हमने अब ये बुरा काम छोड़ दिया। इस पे भी तो आप नहीं सब कुछ कहें। ये कितना दौरा और मुनाफकत का। तो फिर वो दौलत भी छोड़ो, वो बांटो, वो उसको रख के बड़े बड़े वेयर हाउस बना लेते हैं और बाद में कहते हैं जी अब हमने अब फैसला क्या कर रहे हैं। मौसीकी बुरी है। आज एक बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ, नईम साहब के साथ ही मैं कर सकता हूँ। दूध से मक्खन भी बनता है, दूध से पनीर भी बनता है, दूध से कॉफ़ी भी बन जाती है, अकेला भी पिया जाता है। अब ये कितने सारे जहन थे जिन्होंने दूध का इस्तेमाल किया। इसी तरह सुर खड़ा है, सारे गा मा पा धा नि धा नि धा पा मा गा रे धा। इसमें आपने तर्ज बनानी, कौन सी शायरी डालनी, वो जहन का कसूर है, मौसीकी का नहीं। वाह वाह। रुहानियत आपके माइंड में है, क्या आपने उसमें सही सही उस सुरों में ये भी बन सकती है। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, ये भी बन रहा है। सैया बिलागर सुना, हाँ पहाड़ी चल रही, ये भी बन रहा है। मेरे तन बदल में किसने है ये आग सी लगाई, ये गजल बन गई। पंजाबी भी इसमें बन सकता, जावीना मेरे दिल जान। अब ये लफ्ज चल रहा, अब इसमें अगर वो आगे नहीं मैं कहूँगा, कोई उरानियत का वर्ड आ जाएगा, कुछ सोच आ गई, तो मौसीकी का कोई कसूर नहीं, उस पोइट्री का, उस जहन का कसूर है जिसने मौसीकी को ख़राब किया या उसका इस्तेमाल इस तरीके से किया। तो यही नहीं आज तक कोई एक्सप्लेन कर सका कि सही गलत क्या है। मौसीकी कभी कहीं गलत नहीं है, हमारे जहन में हराम हलाल फंसा हुआ है। अब हराम हलाल पे मैंने एक सवाल करना है, लेकिन उससे पहले मुझे आपका एक सवाल था। मेरा भी एक सवाल है, मैं चाहूंगी कि मुझे आप ये बताइएगा जरूर। क्लासिकल मौसीकी के घरानों की जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि औरतें नहीं आती फ्रंट फील्ड पे सिंगिंग में, ऐसा क्यों है? बहुत खूबसूरत सवाल है। आप खुद इस बात को समझती हैं, यू मस्ट हैव बीन फेस सो मेनी डिफिकल्टीज व्हेन यू केम टू दिस प्रोफेशन। वही बात आ गई, कुछ समझा नहीं ना सका मरासी। वो तो एंकर्स को भी मरासी कह रहे हैं लोग, हर चीज मरासी है, सिर्फ ये अकेले शरीफ रह गए दुनिया में। असल में जो ये बात कर रहा होता है वो वेलगर होता है। हमारी औरतें क्यों नहीं आई, ये सवाल बड़ा है। मैं इसी वजह से, टैलेंट उनको मर्दों से भी ज्यादा थे। मेरी वालदा ऐसा गाती थी कि मैडम नूरजान साहब आके सुनती थी उनको। अच्छा वाह, ये सच्ची बात है, ऐसा सुर था उनके गले में। माँ का दूध का बड़ा असर होता है गायक के ऊपर। तो हमारे घर में जब खुशियाँ होती तो मैडम साहिबा अल्लाह उनको 7 जनतों में घर दे, हमारे घर आती थी मैडम नूरजान साहिबा। ये अन 811 जहाँ मैं पैदा हूँ, समनाबाद में हमारी कोठी थी, घर था। ये बाजी फिल्म जब बनी तो एस सुलेमान साहब ने सलामत अली खान साहब को मुल्तान से लाके लाहौर में रखा था। ये भी हिस्ट्रियाँ बता दूँ, एस सुलेमान साहब बड़ी हस्ती। तो सलामत अली खान साहब, समनाबाद उस वक्त सबसे पोश एरिया हमारे लाहौर का था। आपकी बात पे आ रहा हूँ, माशरे में हमारे यहाँ, हमारे इस मुल्क में, हमारे इस माशरे में औरत को अगर कोई ऐसा कम करे तो वो इज़्ज़त नहीं दी गई। वो अगर कोई औरत गाए तो उसको खुदा न खास्ता दूसरे लफ्ज़ों से। इन तकलीफ़ों की वजह से हमने फिर उनको अलाउ नहीं किया। दूसरे ममालिक में ऐसा नहीं है, जैसे वेस्ट में आर्टिस्ट को सबसे ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है प्रोफेशन में। तो यहाँ ये इस प्रॉब्लम की वजह से हम अपनी विमेंस को इजाज़त नहीं दे पा रहे। आज जब इतनी ओपन डिबेट हो ही रही है, यहाँ पे जो है वो एक
गाने की और क्लासिक की गायकी, जो सूफियों का जो है वो एक गाना है, उसकी पाकीज़गी जो है वो एक बड़ा ज़रूरी फैक्टर है। अगर पाकीज़गी नहीं है तो क्लासिकी मौसीकी जो है वो नहीं है, मैं अगर कहूँ तो मुझे ये थोड़ा सा बताइए कि बड़ा मैं ओपन क्वेश्चन करने लगा हूँ आपसे कि मैं आपका घराना देखा है, उस्ताद सलामत अली खान से मैं शुरू हो जाऊँ और आपकी फैमिली को देख लूँ, आपको देख लूँ, आपके बच्चों को देख लूँ, बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं अपनी इंफॉर्मेशन भी शेयर कर रहा हूँ जी जी, कि आप उन तमाम ममनुआ जो एक आप कह सकते हैं अशिया हैं, वो ममनुआ जो मशरूब हैं, उससे दूर रहा आपका घराना। करम अल्लाह का। नईम साहब आपके साथ बैठ के डर भी लगता है। पहले तो मैं ये कहूँ कि नईम हनीफ साहब के पास वाकई बड़ी जानकारी, ये मेरे फेवरेट तो भी हैं और माशाल्लाह अल्लाह इनको ज़िंदगी दे। ये चंद उन लोगों में से हैं जो पाकिस्तान की तारीख को जानते हैं। ये नहीं कि मेरे घराने की तारीफ़ कर रहे हैं, मैं तो बहुत कम इंटरव्यूज़ में आता हूँ, सिर्फ इन्हीं के साथ आता हूँ। बहुत खूबसूरत सवाल किया। देखिए सूफ़ीज़ में सूफ़ी का मतलब क्या है? आपने कहा अल्लाह ये किया तो कहते ये सूफ़ी है। सूफ़ी का बेसिक मतलब क्या है? सूफ़ी म्यूज़िक कोई नहीं होता, आज यहाँ से शुरू होता हूँ, ये सब गलत है। सूफ़ी म्यूज़िक क्या? सूफ़ी म्यूज़िक क्या होता है? सूफ़ी किसी शख्सियत को कहा जाता है जिसका अंदर बाहर एक हो, साफ हो, क्लीन हो, नशों से पाक हो, उरियानियत से पाक हो और खुदा आपका भला करे मुनाफकत से पाक हो, उसको सूफ़ी कहते हैं। ये बड़े बड़े दरवेश सूफ़ी जो हुए, उनका नाम लूँगा तो लिस्ट पूरी है। उसी दौर में हज़रत अमीर खुसरो हुए। जुबान से पाक कलाम गाने और पढ़ने के लिए अंदर की नापाकी खत्म करना बड़ी ज़रूरी है। ये जो अब बात होगी नशों की खुल के हो रही तो खुल के होगी जी, प्लीज़। ये अपनी ज़ातियात को जो लोगों ने मौसीकी पे डाला जी, कोई कहता जी मैं पीने के बिना गा नहीं सकता हूँ, ये पी के फिर गाओ या कुछ इस तरह की बातें, मैं तो खुल के बात, ये बड़ी ज़्यादती की उन लोगों ने। ये आपके ज़ाती फेल थे, उनको ज़ातियात पे रखें, जो मर्जी करें, लेकिन मौसीकी को इससे पाक रखें। कोई भी गायक, कोई भी किसी भी प्रोफेशन में आप किसी ममनुआ चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, आपकी उस काम में कभी असर नहीं आएगा, एक लानत का अंसर रहेगा। मशहूर तो रीच की लड़ाई भी हो जाती है, वो कुत्ते लड़े तो उनका नाम 28 करोड़ मिलियन। आज का क्राइटेरिया क्या नाम होने का? ये भी नईम साहब से भी मैं थोड़ा इस बात पे इनको क्वेश्चन करूंगा। क्राइटेरिया मिलियंस व्यू है, कर रहा कोई कर क्या रहा है, ये किसी को पता है कि आवाज़ कैसा है? मशहूर होने का मतलब बड़ा आर्टिस्ट नहीं होता, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इसका इस्तेमाल हो रहा है। ये बड़ा ज़रूरी बात है जी, प्लीज़। तो सूफीस जो दरवेश थे, अमीर खुसरो किस चैनल पे गए, कहीं वहीं बैठ कर उन्होंने सिर्फ अपना काम किया। देखिए जो आपकी ज़ात है, तो आपको जो लत लगती है, और मैं यही कहूँगा कि गायक या ऐसी शोबे से जो मुंसलिक, वो अपने कामों से मोहब्बत करें, चाहे वो एक्टिंग है या सिंगिंग है, उनके साथ जस्टिस करें, इन चीज़ों से दूर रहें और अपनी कौम को, बच्चों को एक मैसेज अच्छा दें। क्योंकि हमारे घराने में हमारे ज़्यादा सूफीस लोग थे। मेरे चचा, मुझे फ़ख्र है, तसद्दुक़ अली खां, मेरे चचा जो कि स्टेशन डायरेक्टर रिटायर्ड हुए लाहौर रेडियो से, उस्ताद अख्तर अली खान, उस्ताद ज़ाकिर अली खान, मेरे चचा, ये भी सूफ़ी लोग, वो सारे ग्रेजुएट थे, शराफत अली खान, लताफ़त अली, सब लोग। सर उस्ताद ज़ाकिर अली खान की वो एक किस तरह आएगा करार, गज़ल आपने ज़रूर, मैं ज़रूर सुनाऊंगा प्लीज़, वो मेरी फेवरेट गज़ल, वो तो आपको ज़रूर, उसके बिना तो प्रोग्राम का बनना है। तो हमें गाने के साथ सूफ़ी प्रैक्टिस भी बताई गई कि बेटा ये रास्ता, दो रास्ते होते। सलामत अली खां कमाल थे, मारते नहीं थे। अच्छा रास्ता लो या बुरा, तुम्हारी मर्जी, अच्छे पे जाओगे। तो ये जो बहुत बुरा काम किया लोगों ने, ये जो अपनी इस्तें, फिर उन चीज़ों ने लोगों को नंगा भी किया, उनको बेइज्जत भी करवा दिया, फिर भी उससे वो सबक नहीं सीख रहे। यार अल्लाह ने आपको इतना अच्छा लय सुर का तोहफा दिया, आप उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे और आम लोगों की तरह जाके अपने को बुरा करवा रहे हो। तो लिहाजा मैं, और दूसरा मौसीकी के रूप बदलते जा रहे हैं। आज देखिए जो सूफियों के गाने थे, उनके साथ क्या हो रहा है, उनको क्लबों में उनका इस्तेमाल हो रहा है और उसमें अजीब से डांस हो रहे हैं। कहाँ वज्जत होता था और कहाँ भी ये, अब कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन ये जितना गलत असर है, मैं इसको कंडेम करता हूँ और मैं कभी भी इसके पैगाम देता हूँ पूरी नस्ल को कि ये जो ममनुआ चीज़ें हमारे इस्लाम में, क्या ये पूरी दुनिया में मना है, उससे दूर रहें। तो फिर आप एक सूफी अंदाज के गायक बन जाए, जो सलामत अली खां बना देता है, क्या बात, जो लता मंगेशकर बना देता है, क्या बात, ये बात है। बड़ी खूबसूरत जो है वो डिस्कशन जारी है और आज बड़ी इंफॉर्मेटिव जो है वो एक डिबेट भी हुई
हमारी उस्ताद शफ़क़त अली ख़ान साहब से, नादिर अली ख़ान साहब से। ख़ान साहब, दिल तो नहीं चाह रहा मगर वक्त जो है वो आपको पता है कि बड़ा जालिम है, जालिम होता तो है। अगर आप हमें वो उस्ताद ज़ाकिर अली ख़ान की कंपोजिशन और उसके अलावा भी अगर कोई उस्तादी आपके ज़हन में हो तो आखिर में आप ज़रा वो अगर सुना देंगे। ये कंपोजिशन गालिबन मेरे चचा उस्ताद तसद्दुक़ अली खान साहब की है, गाया इसको ज़ाकिर अली खान साहब ने, उस्ताद ज़ाकिर अली खान साहब ने। मिलने की तरह मुझसे वो पल भर नहीं मिलता, दिल उससे मिला जिससे मुकद्दर नहीं मिलता। किस तरह आएगा करार मुझे, किस तरह आएगा करार मुझे। उसने देखा है बार बार मुझे, किस तरह आएगा करार मुझे। खो गया हूँ गमों के सहरा में, खो गया हूँ गमों के सहरा में। तू कहाँ है जरा पुकार मुझे, तू कहाँ है जरा पुकार मुझे। किस तरह आएगा। क्या कहना, क्या कमाल कर दिया जी उस्ताद शफ़क़त अली ख़ान जी। तो नाज़रीन, ये हैं उस्ताद शफ़क़त अली ख़ान और ये है शाम 84 घराना और ये है दुनिया क्लासिकी मौसीकी की लेगेसी जो आज हमारे साथ मौजूद थी। फरजंदा ने क्लासिकी मौसीकी, उस्ताद शफ़क़त अली ख़ान, नादिर अली ख़ान और बिहाइंड द कैमरा इश्तियाक अली ख़ान। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं दो जो है फरजंदा ने शाम 84 को मैंने मिस किया। फैज़ान अली ख़ान, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम और आप जब भी पाकिस्तान होते हैं, और शुजात अली ख़ान, आप दोनों भी हमारे मेहमान बनेंगे। उस्ताद शफ़क़त अली ख़ान ने हमेशा की तरह बड़ी दिलेराना गुफ्तगू की, कड़वे सच बोले, लफ्ज़ मिरासी का मतलब हमें समझाया और मौसीकी का पाकीज़गी के साथ रिश्ता और ताल्लुक़ भी बताया। और यह भी बताया कि नई नस्ल अगर गायकी के शोबे में आना चाहती है या किसी भी शोबे में तरक्की करना चाहती है तो ममनू अशिया मुराद है जो है वो एक इस तरह के मशरूब और ड्रग्स और उनसे दूर रहा जाए, उनसे परहेज किया जाए। बिल्कुल ठीक बात किया आपने नईम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब उस्ताद शफ़क़त अली ख़ान आपका, नादिर अली ख़ान आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। कॉफ़ी विद समा में हमने वो मज़े मज़े की बातें सुनी और आपने हमें सिखाई वो पहलू ज़िंदगी के जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। जब बात करते हैं आपकी लाइव परफॉर्मेंसेस की तो मुझे तो बहुत मज़ा आया आप लोग गाने सुन के। कॉफ़ी विद समा में फिर से मुलाकात होगी खास मेहमानों के साथ। आज दीजिए इजाज़त।